अब इस चैप्टर को आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। और कल अगली बार, कल तो क्लास नहीं, परसों है, ठीक है। इसका क्वेश्चन बताया जाएगा सब, कितना क्वेश्चन है कुछ दिन प्रैक्टिस करा दीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि आज ये कंप्लीट होने में पूरा टाइम लग जाएगा इसको। इस चैप्टर में बहुत डाटा दिया हुआ है, हम आप पढ़ेंगे इसमें, अभी पढ़ाएंगे, बहुत सारा डाटा दिया हुआ है। समझ में आया? एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देखिए, ये एविडेंस है किसका? एवोल्यूशन का। और इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बोलते हैं। बायोजियोग्राफी जानते हैं क्या है? जियोग्राफी तो पता होगा, ठीक है। तो अर्थ पर जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस एक बड़े से एरिया को बोलते हैं ज्योग्राफिकल एरिया। जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत बड़े एरिया को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसी ज्योग्राफिकल एरिया से संबंधित ये क्या है? एक एविडेंस है। इसको एडेप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं। जैसे एडेप्टेशन, अनुकूलन एक शब्द होता है, क्या चीज? अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ये सब यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब यहां से कहीं और जाते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप यहां रह रहे हैं, आप जापान चले गए, फ्रांस चले गए, चाइना चले गए, वहां जाकर के आप वहां की लैंग्वेज सीखेंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक कॉमन ओरिजिन से जब ऑर्गेनिज्म अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंचते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण कैसा होता है? डिफरेंट होता है। वहां फूड जो होते हैं, फूड, खाना, भोजन, वो डिफरेंट टाइप का होता है। इस वजह से ये ऑर्गेनिज्म जो यहां से यहां जा रहे हैं, ये क्या करते हैं? वहां जाकर के अपने आप को रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। अगर ढालेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएंगे, ठीक है, वहां से चले जाएंगे। तो अगर जिंदा रहना है तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन ही तो कर रहे हैं, यहाँ से कॉमन ओरिजिन है सबकी, यहाँ से अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में सब पहुंच रहे हैं, यहां जाकर के ये क्या कर रहे हैं? सब ये एडेप्टेशन कर रहे हैं, अनुकूलन। और चूंकि ये अनुकूलन एक रेडिएशन की फॉर्म में हो रहा है, जैसे सन से किरणें क्या होती हैं? रेडिएट होती हैं, निकलती हैं, उस रूप से अनुकूलन हो रहा है, इसलिए इसको एडेप्टिव रेडिएशन भी बोला जाता है। और ये बायोजियोग्राफिकल से संबंधित एक एविडेंस है, क्योंकि अलग अलग एरिया की ज्योग्राफी क्या होगी? अलग अलग होगी। ज्योग्राफी से संबंधित एक साक्ष्य है। समझ में आया? क्योंकि ये अनुकूलन हो रहा है, ये डिफरेंट एरिया की, भाई यहाँ की ज्योग्राफी अलग, यहाँ की ज्योग्राफी अलग, यहाँ की अलग है, तो सबकी ज्योग्राफी भी क्या है? अलग अलग है। समझ में आया? इसमें जो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब बुक में लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दूर चले जाते हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट या कॉमन एंसेस्ट्री बोल सकते हैं। कॉमन, नोट करते रहिए, एंसेस्ट्री। एक कॉमन पॉइंट से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिफरेंट एरिया में मूव करते हैं। रेडिएट, रेडिएट लिटरली, बुक में यही वर्ड यूज किया गया है, लिटरली, लिटरल डायरेक्शन में, किनारे की साइड में क्या कर जाते हैं? चले जाते हैं, लिटरली रेडिएट कर जाते हैं, ठीक है। कहां से? एक कॉमन पॉइंट से। किसके? और जाते हैं वहां जाकर के अपने आप को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट करते थे नई स्पीशीज बनाते हैं। याद रखिए कि जब कोई कहीं दूसरे ज्योग्राफी में जाएगा तो वहां जाकर के जब एडेप्टेशन करेगा, इसका मतलब अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव करेगा, तभी तो जिंदा रहेगा। और जो बदलाव करेगा इसका मतलब अब वो कॉमन जो जहां से गए थे, वहां जो लोग रहते थे उनसे अब क्या हो जाएंगे? डिफर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में अपना चेंज किया, एक नई स्पीशीज बना ली। तो लिटरली अडॉप्ट करते हैं एंड फॉर्म क्या करते हैं? न्यू स्पीशीज, नए स्पीशीज बनाते हैं। समझ में आ रहा है?
अब देखिए इसका एग्जाम्पल बुक ने क्या दिया हुआ है, डार्विन फिंचेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो है वो है, पहला एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल देखने को मिलते हैं, उन मार्सुपियल में बहुत सारी वैरायटी हैं। इतनी वैरायटी के मार्सुपियल कैसे हो गए, सब एक, सबके पूर्वज एक हैं, लेकिन सब ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग ज्योग्राफी में जाने की वजह से सब क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। डायग्राम बुक में दिया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और एक है, तीसरा है प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स। ये दोनों कहां हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जो डार्विन फिंचेस कहां है, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो गैलापागो आइसलैंड्स की जो सीरीज है पूरी, वहां पर डार्विन फिंचेस देखने को मिलते हैं। तो 3 एग्जाम्पल बुक में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा एक एक करके देखना है। डायग्राम से क्वेश्चन आता है, जो डायग्राम दिया है ना वही क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है। हो गया। अब देखिए, हटा दें इसको। पहला देखिए, इसमें डार्विन फिंचेस है, तो डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस, फिंचेस का मतलब होता है स्मॉल ब्लैक कलर बर्ड, छोटी छोटी ब्लैक कलर की बर्ड्स डार्विन ने देखी थी। तो स्मॉल जो ब्लैक कलर की बर्ड्स थी, ब्लैक कलर्ड, ये क्या है, इनको फिंचेस बोलते हैं। डार्विन ने देखा था, तो डार्विन फिंचेस कहां देखी थी ये देखी थी उन्होंने एट गैलापागो आइसलैंड्स, गैलापागोस आइसलैंड पर। ये कहां है, साउथ अमेरिका में है ये, ठीक है। पूरी कई आइसलैंड की एक सीरीज है, समझ में आया। वहां पर उन्होंने डिफरेंट टाइप की क्या देखी, यहां पर उन्होंने डिफरेंट टाइप की क्या देखी, बर्ड्स देखी। उनमें अंतर क्या था, सभी में, सभी की बीक जो थी उसकी शेप अलग अलग थी, ठीक है, डिफरेंट बीक शेप था, डिफरेंट बीक शेप, चोंच का जो आकार था वो अलग अलग था सबका। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जितने आइसलैंड थे सब पर फूड अलग अलग तरीके के, सबकी जियोग्राफी, सब पर जो है सब डिफरेंट आइसलैंड थे, वहां की जियोग्राफी अलग अलग थी। लिखेंगे जियोग्राफी जो थी, जियोग्राफी अलग अलग थी, डिफरेंट थी, किसकी, ऑफ ऑल आइसलैंड, जितने आइसलैंड थे सबकी जियोग्राफी क्या थी, अलग अलग थी। जियोग्राफी अलग है, इसका मतलब भोजन भी वहां अलग हुआ। तो जो है जैसा भोजन करेंगी बर्ड्स, वैसे उनकी बीक होती चली गई धीरे धीरे, ठीक है। तो फूड जो था, फूड डिफरेंट टाइप का था, और उसी डिफरेंट टाइप के फूड को लेने के लिए उनकी बीक की शेप बदल गई। यहां तक हो गया। ये जितनी फिंचेस हैं ये कहां से अराइज हुई हैं, तो अगली चीज लिखिएगा, ऑल फिंचेस, जितनी फिंचेस हैं वो सब अराइज हुई हैं, कहां से बनी हैं, फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन एंसेस्टर। सबके पूर्वज क्या हैं, सेम हैं, सबके पूर्वज सेम है। अगर डायग्राम अभी दिखाता हूं, ठीक है, जितनी फिंचेस सबके पूर्वज क्या हैं, सेम है। उन फिंचेस, उनके पूर्वजों को बोलते हैं ग्राउंड सीड ईटिंग फिंचेस। जो बेसिक फिंचेस थी, जहां से सब अलग अलग जगहों पर गई, वो बेसिक फिंचेस क्या थी, ग्राउंड का मतलब बेसिक थी, मूल थी, वहीं से सब बने, और वो सीड को खाने वाली थी। तो ये जो कॉमन फिंचेस जो थी, कॉमन एंसेस्टर थे, उनको क्या बोलते थे, ये थी ग्राउंड सीड ईटिंग फिंचेस, ग्राउंड सीड ईटिंग फिंचेस। अब एक डायग्राम दिया है इसमें, देखिए
हटा दें। ये देखिए, अगर इस डायग्राम को बनाएंगे, ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर, ये क्या है, ग्राउंड फिंचेस हैं। ये क्या खाती हैं, सीड खाती थी साउथ अमेरिका में। यहां से ये जब अलग अलग आइसलैंड पर गई तो कुछ क्या बन गई, कुछ बन गए इंसेक्ट। इंसेक्ट को खान, अगर वो बर्ड इंसेक्ट को खाती थी तो इंसेक्ट ईटिंग बन गया, फीडिंग फिंचेस हो गया, ठीक है। इंसेक्ट को खाने वाली फिंचेस बन गई, उनकी बीक की शेप अलग होगी। कुछ क्या है, कैक्टस फीडिंग, कैक्टस फीडिंग, कैक्टस को खाने वाली फिंचेस बन गई। कुछ क्या है, सीड ईटिंग, सीड या फ्रूट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग, फ्रूट को खाती थी। कुछ वेजिटेरियन, तो हालांकि ये भी है, बुक में कहीं अलग से भी लिखा गया होगा वेजिटेरियन फिंचेस, तो ये भी वेजिटेरियन ही, तो ये वेजिटेरियन है, ठीक है। कुछ क्या हो गई, वुड पिकर्स, लकड़ी में जो है होल करती, उनकी चोंच सबसे ज्यादा लंबी होगी, ये वुड पिकर्स। और कोई नाम लिखा है, और कोई नाम लिखा हुआ उसमें, तो देख लीजिएगा, इतना ऐसे सब फिंचेस के नाम हैं, ठीक है। कैक्टस फीडिंग, इंसेक्टिवोरस हो गया, वुड पिकर्स हो गया, और सीड या फ्रूट ईटिंग फिंचेस हो गया। समझ में आया? तो ये अलग अलग टाइप की क्या हो गए, बर्ड्स बन गई थी। अब अगला जो एग्जाम्पल बुक ने दिया है उसको अब यहां से समझा रहे हैं बुक से। देखिए, अब सीधे आप बुक ओपन कर लेंगे, अभी टॉपिक अगला बुक से चलेगा, जितना मैं बता रहा हूँ समझते जाइए, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अगला चैप्टर इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। प्लांट वाला आगे पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये देखिए, यहां पर आइए आप, दूसरा एग्जांपल जो बताने जा रहे हैं एडेप्टिव एडिशन का, वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, ठीक है। उसमें ये वाला पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको जानते हैं थोड़ा सा नाम रखने पड़ेंगे और कुछ ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ओपन होने दीजिए, देखिए इसको। अभी जो डायग्राम बुक में दिया हुआ है इसको देखिए। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल जानते हैं, पाउच एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में एक पाउच होता है, और जो बेबी उत्पन्न करते हैं बेबी, वो क्या है, इमेच्योर होता है, पाउच एनिमल्स। ये देखिए यहां पर आ गया, ये देख रहे हैं डायग्राम ऐसे आएगा, मार्सुपियल रेडिएशन। ऑस्ट्रेलिया में जितने मार्सुपियल आपको दिखाई दे रहे हैं सबके पूर्वज क्या हैं, सेम हैं, ये वाले हैं, सब यहीं से बने हैं। क्यों इतने सारे बन गए, क्योंकि ये सब अलग अलग एरियाज में पहुंचे, वहां की हैबिटेट अलग थी, वहां का एनवायरमेंट अलग था, उस हिसाब से जाकर के अपने आप को ढाले और अपनी बॉडी में कुछ चेंज लाए, और ये ढेर सारे सब बन गए। नाम ये रटने हैं, तस्मानियन वुल्फ नाम रटेंगे आप, ठीक है। टाइगर कैट है, बैंडेड एंट ईटर है, ठीक है। मार्सुपियल रैट है, और यहां मार्सुपियल मोल है, ठीक। कोआला है, ये क्या है, बैंडिकॉट है, वोम्बेट है, कंगारू नाम सुना ही है, ठीक है। और ये क्या है, शुगर ग्लाइडर। इसके आप कैसे भी नाम लर्न कर ले, इसमें आएगा ऐसे, ये ब्लैंक कर दिया जाएगा एरिया, ठीक है। पूछा जाएगा ये क्या है, डायग्राम भी आपके माइंड में रहना चाहिए, पूरा डायग्राम ऐसे दे दिया जाएगा, इसका नाम पूछा जाएगा ये क्या है, तो फिगर सहित उनके नाम भी पता होने चाहिए। बार बार देखेंगे, कई बार देखेंगे तो ये लर्न हो जाएगा, एक बार में लर्न नहीं होगा। सोचिए एक बार में किसी को नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसका इंडेक्स कहाँ गया, आ गया। देखिए अगला जो है वो एक समझाने जा रहे हैं, ये वाला टॉपिक देखिए, एक ही देख रहे हैं, इस पर क्वेश्चन ये आता है। यहां से एक चीज होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दो तरीके का इवोल्यूशन एक साथ चल रहा था। आपने ये वाला तो पढ़ा है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, अभी दिखाया मैंने, दिखाया ना, ये ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल हैं, ये कॉमन ओरिजिन से सब अलग अलग। ये प्लेसेंटल मैमल्स का इवोल्यूशन है ऑस्ट्रेलिया में। प्लेसेंटल मैमल्स, ऐसे मैमल जिनमें प्लेसेंटा होता है, जिससे हम लोग प्लेसेंटल मैमल ही तो हैं, ठीक है।
अब इनका एवोल्यूशन और इनका एवोल्यूशन दोनों क्या है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्supial का जब एवोल्यूशन पढ़ते हैं वहां पर भी मोल आता है, यहां पर भी मोल है ना, दोनों जगह मोल है ना। प्लेसेंटल मैमल्स में भी मोल वर्ड आएगा, इसमें भी मोल है। एंटीटर यहां पर भी है, एंटीटर यहां पर भी है। देखें थोड़ा सा डिफरेंट तो है, लेकिन ये भी एंटीटर है, ये भी है। ये माउस है, ये भी, ये मार्supial माउस है, ये प्लेसेंटल माउस हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मिलता है देखने को, ये माउस, ठीक है। ये लीमर हो गया, ये स्पॉटेड कैक्टस, दोनों ही लीमर है एक तरीके का। स्क्वायरल हो गया, गिलहरी, ये फ्लाइंग फैलेंजेस हो गया, ये दोनों सेम है। इस डायग्राम से कोई चीज समझ में आ रही है? इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियन मार्supial का जो एवोल्यूशन हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कहीं हो रहा होगा ना किसी जगह पर। प्लेसेंटल मैमल का भी एवोल्यूशन कहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जब दो एवोल्यूशन, जैसे मान लीजिए जो काम आप यहां कर रहे हैं, जो फंक्शन या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई व्यापार बिजनेस, अगर कोई पर्सन सेम काम मुंबई में या कहीं और करता है, वही सेम वर्क कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं हम लोग ना। जो काम हम यहां कर रहे हैं वही पर्सन एक दूसरी जगह पर, दूसरे हैबिटेट में, दूसरे एरिया में जाकर के वही काम कर रहा है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, बस एरिया का अंतर है। किस चीज का अंतर है? एरिया का अंतर होता है। तो जब प्लेसेंटल मैमल का जो एवोल्यूशन हुआ ऑस्ट्रेलियन मार्supial का हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये अलग अलग जगहों पर हो रहा था, एक जगह पर नहीं था। इनका एवोल्यूशन दूसरी जगह पर था, दूसरे हैबिटेट में, इनका एवोल्यूशन दूसरे हैबिटेट में था। तो जब दो एडेप्टिव रेडिएशन, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन है कि नहीं? अभी इसको डायग्राम में दिखा देंगे तो बीच में एक सर्कल बनाएंगे और ऐसे ऐसे सारे नाम लिख दिए जाएंगे। जो पिछले स्लाइड में था इसमें भी एक बीच में सर्कल बनाएंगे, कॉमन एंसेस्टर दिखाएंगे और ये सारे नाम को किनारे किनारे दिखा देंगे। दो एडेप्टिव रेडिएशन जब एक साथ अलग अलग जियोग्राफी, अलग अलग हैबिटेट में, हैबिटेट का मतलब निवास स्थान, दो एडेप्टिव रेडिएशन किसी कंट्री में या किसी जगह पर अलग अलग हैबिटेट में एक साथ चलता है और एक ही पैटर्न पर चलता है। पैटर्न समझ रहे हैं? यहां पर भी मोल बना, यहां पर भी मोल है कि नहीं है? सेम पैटर्न चल रहा ना। तो ऐसे एवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जानते हैं क्या होता है? कन्वर्ज होना फिजिक्स में देखिए, अभी आप समझाते हैं, बता रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये एवोल्यूशन चल रहा है यहां पर, ठीक है, और एक एवोल्यूशन यहां चल रहा है, दोनों अलग अलग एरिया में चल रहे हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? दोनों एक ही तरीके का चल रहा है, सेम टाइप का एवोल्यूशन हो रहा है। तो जब अलग अलग एरिया, जैसे कन्वर्जेंट रेस क्या होती हैं? दो डिफरेंट रेस जब एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलती है बोलते हैं कन्वर्ज कर रही है ना। यहां पर भी तो यही है, ये अलग जगह पर, ये अलग जगह पर, दोनों एक ही काम, मतलब दोनों एक ही तरीके का पैटर्न चल रहा है, दोनों जाकर के कॉमन है, आगे जाकर के सेम हो गए। यहां पर भी मोल, यहां पर भी मोल, अलग अलग जगह पर चल रहा था एवोल्यूशन और दोनों क्या एकदम सेम चल रहा था। तो आप बोलेंगे दोनों लास्ट में एक ही टाइप से चल रहा है, सेम है। आप कहेंगे एक ही पॉइंट पर जाकर के जैसे मिल जा रहा है, दोनों एक ही फंक्शन चल रहा है, बस एरिया अलग अलग है। तो शुरुआत में जब अलग अलग है, बाकी आगे जाकर के एक हो जा रहा है, तो क्या है? कन्वर्जेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट क्या होता है? शुरू से एक, बाद में अलग अलग चीज सेम हो रहा है ना, बाद में जाकर के सेम हो रहा है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको यही लिख रहा है, या देखिए ऐसे लिख रहे हैं, व्हेन टू एडेप्टिव रेडिएशन, नोट कर लीजिए, दो एडेप्टिव रेडिएशन, दो एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं, लेकिन और कैसे चलते हैं? सिमिलर वे में चलते हैं, सिमिलर पैटर्न में चल रहे हैं, सिमिलर पैटर्न, सिमिलर आगे लिखेंगे, इन सिमिलर पैटर्न में चल रहे हैं। जब दो एडेप्टिव रेडिएशन एक साथ सिमिलर पैटर्न में चल रहे हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज में हैं, बट लिखेंगे बट इन डिफरेंट
हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में जब दो एडेप्टिव रेडिएशन एक साथ चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है। इसके पीछे वाली स्लाइड में वो लाइन लिखी गई थी, कहीं आप पढ़ लीजिएगा। इसी के पीछे वाले में अभी मैं दिखा देता हूं कहीं, ठीक है? ये वाला है, इसी के मैं पढ़ाता हूँ इस लाइन को यहाँ पर मैं अभी आपको। अब इंसिस्टर अलग अलग हैं, तो जब जो चीज स्टार्टिंग से अलग है और आगे जाकर के सेम पैटर्न कर गया तो आप कन्वर्जेंट बोलेंगे ना उस चीज को, ठीक है? एंसेस्टर सबके अलग अलग है दोनों के। हाँ, ये कि ये दोनों में सिमिलरिटी आ रही है, दोनों एक ही चीज बना रहे हैं, देखिए जैसा बना रहे हैं। अब यहां पर पढ़ लीजिए इस लाइन को, यहां पर देखिए लिखा प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेसेंटल मैमल है ये वाले आल्सो एग्जिबिट द एडेप्टिव रेडिएशन। मैंने आपको लिखाया है एडेप्टिव रेडिएशन के 3 एग्जांपल। पहला डार्विन फिंचेस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में जो मार्supial है, तीसरा है प्लेसेंटल मैमल। बोल रहा है प्लेसेंटल मैमल ऑस्ट्रेलिया वाले भी एडेप्टिव रेडिएशन कराते हैं, ठीक है? इवॉल्विंग द वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी जनरेट होती है। देखिए ये जनरेट हो रहा ना, मोल बना, एंटीटर बना, माउस बना, लीमर बना, ये सब वेराइटी तो आ रही हैं। आगे बोल रहा है ऑफ ईच विच अपीयर टू बी सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग मार्supial। और ये जो वैरायटी बनी है ये वैरायटी सिमिलर है किसके? मार्supial के। जो मार्supials जो बन रहे थे करस्पॉन्डिंग मार्supial के सिमिलर है। जैसे अगर यहाँ मोल बन रहा है प्लेसेंटल में, तो वहां ऑस्ट्रेलियन मार्supial में जो मोल बनेगा वो दोनों क्या है? सिमिलर टाइप का आ रहा है। प्लेसेंटल वुल्फ और तस्मानियन वुल्फ क्या है? सेम टाइप के हैं, दोनों ही तो वुल्फ हैं, नाम अलग अलग हो गए हैं, ठीक? इसके पीछे वाले स्लाइड पर यहां आ जाइए, देखिए कहां गया, इस वक्त पर आ जाइए। इस पर आ जाइए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहां लाइन पढ़िए, दिस प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये तो हो गया एडेप्टिव रेडिएशन की बात कर रहा है, ठीक है? यहां से कहां गया, यहां से पढ़िए, इस लाइन को अंडरलाइन बुक में करिएगा, सेम लाइन है। व्हेन मोर देन वन, एक से ज्यादा, कोई जरूरी नहीं कि दो। आपकी बुक में 2 एग्जांपल दिखाए हैं, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्supial। एक से ज्यादा होना चाहिए, 3 भी हो सकते हैं एक साथ, 4 भी एक साथ हो सकते हैं। 4 एडेप्टिव रेडिएशन अगर अलग अलग जगहों पर एक साथ चल रहा है और एक ही पैटर्न पर चल रहा है तो क्या होगा? वो कन्वर्जेंट। लिखा है, अंडरलाइन करिए, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस appear to have occurred in the isolated geographical area। अलग अलग एरिया में अगर चल रहा है, रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट हैबिटेट, मतलब अलग अलग हैबिटेट में चल रहा है, इसका मतलब क्या? अलग अलग हैबिटेट। वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। बस इतना समझना है, समझ में आ रहा है? तो इसको यहां से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में ये भी फिनिश हो गया। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में डार्विन वाला मैं पढ़ा चुका हूं, नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग, डिसेंट। इसके बाद एक टॉपिक पर यहां आ जाइए, मैकेनिज्म हो गया, हार्डी-विनवे प्रिंसिपल बता दिया था मैंने। ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन है, कहां भाग गया बड़ी जल्दी। एक टॉपिक दिया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, यहां से देखिए ये वाला आइए। ये बहुत ज्यादा रटने वाला पोर्शन है, यहीं से अंडरलाइन करिए, जो मैं बता रहा हूं उसी को आप रट लीजिएगा। आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे? पॉइंट बना के लिखेंगे। यहां से कॉपी में क्या करेंगे? इसको जो मैं यहां से अंडरलाइन कर रहे हैं इसको पॉइंट बना करके अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले पता होना चाहिए अर्थ की ओरिजिन कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स एगो। 500 मिलियन ईयर्स एगो के बाद आई। जब अर्थ बनी उसके 500 मिलियन ईयर्स के बाद में पहली लाइफ आई। 4 बिलियन ईयर्स एगो लिखाया मैंने, ठीक? अब यहां से अंडरलाइन करना है कि सबसे पहले सेलुलर लाइफ कब आई। देखिए पहली जो लाइफ आई थी वो सेलुलर
नहीं थी। हमने बताया एवोल्यूशन जब चल रहा था वाटर में तो बहुत सारी चीजें ऐसी बन गई थी जो क्या थी, नॉन मतलब सेल नहीं था वो, लेकिन लिविंग की तरीके से प्रॉपर्टी शो कर रहा था। कोइसरवेट एक नाम बताया था आपको, कोइसरवेट। वो सेल नहीं था लेकिन वो सेल की तरीके से बडिंग से डिवाइड कर जाता था, तो आप हम उसको बोल देते लिविंग तो है लेकिन वो सेल नहीं था। पहला इस धरती पर अगर कुछ बना तो वो बना था नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर लाइफ आई थी, सेल नहीं थी वो। पहली सेलुलर लाइफ कब आई, पहली सेल कब बनी, यहां से अंडरलाइन 2000 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब आप बोल सकते हैं 2BY बोल सकते हैं ना इसको। 1000 मिलियंस का मतलब 1 बिलियन होता है, 2000 मिलियंस का मतलब 2 बिलियन। तो 2 बिलियन ईयर्स एगो या 2000 मिलियन साल पहले पहली सेलुलर लाइफ अपीयर्ड। ये पहला पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, बन गया। ऐसे पॉइंट बना के नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला है, आगे बोल रहे हैं कि मैकेनिज्म हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट माइक्रोमोलिक्यूल है। अब आगे ये बात कर रहे हैं कि कैसे ये संभव हुआ कि पहली लाइफ तो नॉन सेलुलर थी, सेल ही नहीं था, बाद में जो बना वो सेल बना। 2000 मिलियन साल पहले की बात हो रही है, तो उसकी मैकेनिज्म क्या थी, वो कैसे बना। तो इन्होंने लिखा है द मैकेनिज्म कैसे हुई, mechanism of how non-cellular aggregate giant macromolecule could evolve into the cell with membrane envelope, वो पता नहीं है, क्लियर लिखा है ना। उसकी मैकेनिज्म नहीं पता कि नॉन सेलुलर से पहले सेलुलर कैसे बन गया, तो आपको ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ देना इतना। आगे देखिए दूसरा, सम ऑफ दीज हैव एबिलिटी टू, हाँ ये लाइन अंडरलाइन करनी है। जब सेल बन गई तो उसमें से कुछ सेल क्या करने लग गई, ऑक्सीजन निकालने लगी। बताइए पहली सेल कौन सी थी जो ऑक्सीजन निकाली थी, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए की बात हो रही है, साइनोबैक्टीरिया। और पहले जो सेल बनी वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता था, हेटेरोट्रॉफिक बनी थी, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ बना, ठीक है, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ बना, तब जाकर के ब्लू ग्रीन एल्गी बना। पूरा सीक्वेंस में है ये। तो ब्लू ग्रीन एल्गी वो सेल थी जो सबसे पहले ऑक्सीजन को निकाली थी, ठीक है। यहां तक कितना हो गया, आगे देखिए, एक सेकंड, हाँ इन्होंने ये बता रहे हैं आगे, इसको नोट मत करिएगा, समझ लीजिए। इन्होंने ये बता रहे हैं कि कैसे पहली जब सेल बनी जो ऑक्सीजन को निकालने वाली थी, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या ऐसा किया होगा उसने कि ऑक्सीजन निकाल दिया होगा, तो उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा। क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस। जाहिर सी बात है ब्लू ग्रीन एल्गी करती हुई, लिखा है कुड हैव सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन चली होगी, ठीक है। वाटर टूटा होगा, जानते भी वाटर टूटता है, सोलर एनर्जी यूज की गई हो गई, और चैनलाइज बाय द लाइट रिएक्शन, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, उसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा लाइट को पकड़ने वाले, ये तो सब जानते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं, इतना छोड़ दीजिए। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेल। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, आप सबको पता है, सिंगल सेल जब बना तो उससे मल्टी सेलुलर लाइफ बनने लग गई, इतना भी पता है। इसको भी अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बना होगा कि नहीं, जानते हैं बना होगा, ठीक है। यहां से रखना है बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इनवर्टिब्रेट फॉर्म पूछा जाता है, इनवर्टिब्रेट कब बने, इनवर्टिब्रेट कब बना, तो अगला पॉइंट दूसरा आपका रहेगा कि इनवर्टिब्रेट, लिखिए कॉपी में, इनवर्टिब्रेट फॉर्म 500 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसे कॉपी में लिखेंगे अगला पॉइंट में। इनवर्टिब्रेट पहला आपका सिर की जीव, पहले इनवर्टिब्रेट आए थे, इसके बाद वर्टिब्रेट आए हैं। प्लांट तो बहुत बाद में, भी देखिएगा प्लांट ला आगे है। साइनोबैक्टीरिया पहले बन गया क्योंकि वो एक कोशिकीय जीव था, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि उसके बाद फिर प्लांट बने कि एनिमल बने, तो पहले एनिमल बने थे, उसके बाद इनवर्टिब्रेट बने, तब जाकर के प्लांट का नंबर आएगा भी। प्लांट इसके बाद में बने हैं, हालांकि ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्लांट की तरीके से है, बट वो मल्टी सेलुलर नहीं है, वो तो एक कोश की है ना, ये हो जाएगा। अब आता है कि इनवर्टिब्रेट आप पूरा पढ़ते हैं, फाइलम पोरिफेरा से लेकर के कहां तक, इकाइनोडर्म्स तक जाते हैं। उसके बाद आप फिशेस की बारी आती है, बीच में हेमिकोर्डेटा आ जाता है, उसको छोड़ दीजिए, फिशेस आती हैं। तो आगे बोल रहा है कि जब इनवर्टिब्रेट बन गए उसके बाद किसकी बारी थी बनने की, मछलियों की। अब मछलियों में पहली मछलियां बनती कौन सी बनी है, पढ़े होंगे जॉलेस फिशेस, पढ़ा होगा, जबड़े वाली, बिना जबड़े वाली फिशेस, तो उसको डाटा लिखा है जॉलेस फिशेस इवॉल्व कब हुई, 350 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी नोट कर लीजिएगा।
500 मिलियन साल पहले की बात है, इन्वर्टिब्रेट बने। उसके बाद 350 आज से गिना जा रहा है, आज से 350 मिलियन साल पहले क्या बने होंगे? जॉल स्पेसिस बने होंगे। ठीक है, अब यहीं से देखिए, यहीं से जब इन्वर्टिब्रेट बन गए उसके बाद कौन बना होगा? प्लांट। अब प्लांट की बारी आ रही है। देख रहे हैं, एल्गी अभी तक नहीं बना है, एल्गी अब बनेगा, जो मल्टी सेलुलर शैवाल जिसको कहते हैं। सी वीड, समुद्र में रहने वाले वीड्स, खरपतवार जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। ठीक है, अब इन्वर्टिब्रेट जब बन गए, मछलियां बन गई 350 साल, तो जब मछलियां बन रही थी उसी समय प्लांट भी बन रहे थे। यहां लिखा देखिए, सी वीड्स, यहाँ पॉइंट बनाएगा। एक पॉइंट ये हो गया आपका, मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, ये देखिए। और अगला पॉइंट ये वाला था। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया जो यहाँ पर टिक लगाया मैंने, और तीसरा पॉइंट यहां से सी वीड्स, समुद्री खरपतवार, और कुछ प्लांट। सिंपल प्लांट की बात हो रही है अभी, ये तो कॉम्प्लेक्स वाले प्लांट नहीं, ये सब ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, सब सिंपल प्लांट्स कब बने होंगे? 320 MYA, इनका डाटा ही रखा है। 320 इसके बाद आएगा ना, 350 मिलियन साल पहले, उसके बाद 320 मिलियन, तो इसके बाद वाला डाटा है ये 320 नया वाला हो गया। ठीक है, अगला देखिए, वी टोल्ड दैट ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन्वेड, हाँ, वर प्लांट। एक चीज, पहले ऑर्गेनिज्म, पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म था जो धरती पर आया? प्लांट आए थे धरती पर पहले, एनिमल्स नहीं आए थे पहले। अभी तक मछलियों की पढ़ रहे हैं, मछलियां पानी में सब हैं। ठीक है, मछली के बाद किसी की ओरिजिन हुई नहीं हुई? मछली के जब मछली बनी फिशेज, तो सीधे आप बोलेंगे प्लांट भी उसी समय बन गया, थोड़े कुछ समय बाद। ये प्लांट पानी में थे, ये कहां थे अभी? ये पानी में है। अब वो प्लांट बनेगा जो धरती पर पहली बार आएगा, वो लिखा है यहां पर, देखिए कहां गया। वी टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट द इन्वेड, पूछा जाता है पहला ऑर्गेनिज्म कौन था जो धरती पर आया, तो बोलेंगे आप प्लांट। ये अगला पॉइंट, सन नहीं पूछा इसमें, आपको डेटा नहीं दिया ईयर का। ठीक है, पहला प्लांट ध्यान रखना है जो अर्थ पर आए वो प्लांट थे, वो धरती पर आए, क्योंकि जब प्लांट बना होगा तभी तो एनिमल आए होंगे। सोचिए, एनिमल कैसे आ जाएगा? एनिमल तो प्लांट को खाते हैं, तो पहले तो खाने वाला मटेरियल बनना चाहिए ना, तो पहले प्लांट बन गए। जब प्लांट आगे धरती पर, तो धीरे धीरे क्या बनने लगे? एनिमल्स बनने लगे, लैंड एनिमल। तो लिखा है कि जब दे वर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड, जब प्लांट धरती पर पूरा फैल गए अच्छे से, व्हेन एनिमल इन्वेड द, उसके बाद एनिमल्स आ गए। ठीक है, आगे उन्होंने थोड़ा सा एक और दिया, फिश विद द स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड इवॉल्व ऑन द लैंड एंड गो बैक इनटू द वाटर। हाँ, फिशेज, और फिशेज मछलियां जिनके स्टाउट, स्टाउट माने आगे का जो माउथ होता है, और स्ट्रॉन्ग फिन्स थे उनके पास, कुड मूव ऑन द लैंड, वो लैंड पर मूव की, एंड गो बैक इनटू वाटर, पानी में वापस चली गई, क्योंकि लैंड पर वो जिंदा नहीं रह सकती थी। ठीक है, छोड़ दीजिएगा। दिस वाज अबाउट द ट्री, इतना याद रखना है कि अगर पूछा जाए फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कब इवॉल्व हुए, तो इसका डाटा ये लिखा है 350 MYA। आप इसी को लिख लिख करके सामने इसका मिलियन ईयर्स एगो लिखेंगे। ये फिशेज वाले की बात चल रही है, यहां लाइन खींच लीजिएगा। फिशेज विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स वो कब इवॉल्व हुए? 350 मिलियन ईयर्स एगो। जॉलेस के साथ में देखिए है, ये जॉलेस के साथ में इसकी भी डेट है ना, सेम डेट में है, इसी में कॉमा करके आप लगा दीजिएगा। उसमें इस चैप्टर में बिखेर दिया है, तो उसको सबमिट कर रख दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ यहां रखिएगा। आगे देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है, पहले ये माना जाता था कि जो एक मछली होती है सीलाकैंथ, एक मछली है इस, हाँ, सीलाकैंथ एक मछली का नाम है, तो ये माना जाता था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन वहां 1938 की बात है, 1938 में समुद्र के किनारे मछुआरों को ये मछली मिली थी। ठीक है, उनको वहां मिला था, उस समय लोग मानते थे ये विलुप्त हो चुकी है, तो उसका भी डाटा लिखा है कि इन द, यहां से, इन से देखिए, यहां से टिक मारिए, यहां से आपको लिखना है, इन 1938 में एक फिश को पकड़ा गया था, कहां? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और उसका नाम क्या था? सीलाकैंथ, विच वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, वो सोचा जाता था कि वो खत्म हो चुकी है, लेकिन मिल गई थी वो। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या है इसमें ऐसा?
इसी से फ्रॉग बनेंगे। एम्फीबिया इसी से बना है। क्वेश्चन आता है कि एम्फीबिया और सैलामेंडर, सैलामेंडर जानते हैं, जैसे नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है इसका, सीलाकैंथ, COELACAN, बुक में नोट कर लीजिएगा, सीलाकैंथ है। इसका दूसरा नाम क्या है, लोब फिन्स। इसी को क्या बोलते हैं, और लोब फिन्स, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, ऑल्सो इसका नाम है। लिखेंगे इनसे क्या बना, एवॉल्व इनटू, ये किसमें इवॉल्व हो गए, इनसे क्या बन गए, इनसे बोलेंगे फ्रॉग बने इनसे। और क्या बना, सैलामेंडर, क्योंकि जानते हैं मछलियों से ही तो एम्फीबिया बना है, फिश से इवॉल्व होकर के क्या बना, एम्फीबिया। तो फिश तो बहुत सारे हैं, कौन सी मछली ऐसी थी जो इवॉल्व होकर के फ्रॉग बना दी, ये सीलाकैंथ जो है फिश है, ये इवॉल्व होकर के फिश बनाया, सॉरी फ्रॉग, और सैलामेंडर दोनों एम्फीबिया, ध्यान रखना है, फ्रॉग भी एम्फीबिया है जानते हैं, सैलामेंडर भी क्या है, एम्फीबिया। ये दोनों क्या है, ये दोनों एम्फीबिया हैं। तो एम्फीबिया की ओरिजिन किससे हुई, तो आप बोलेंगे सीलाकैंथ से। फ्रॉग सैलामेंडर कहां से ओरिजिनेट हुए, यहीं से, इंपॉर्टेंट है, आगे मिलेगा ये, ठीक है। लिखा है दीज एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स, इनको क्या बोलते हैं, लोब फिन्स। इवॉल्व इनटू, ये किसमें इवॉल्व हो गए, वो देखिए किसमें इवॉल्व हो गया, बताएगा अभी आगे। हाँ, इवॉल्व इनटू द, ये डायग्राम देखिए बीच में आ गया ना, इसको हमने पहले बता दिया था। इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन, पहला एम्फीबियन यहीं से बना था, ठीक है। दैट लिव ऑन बोथ लैंड और वाटर, अब हम जानते हैं कि एम्फीबिया पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, तो इसको तो रटना नहीं है। देयर आर नो स्पेस ऑफ दिस लेफ्ट विद अस, हाउएवर दीज वर द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे फ्रॉग, आज के जो फ्रॉग हैं उनके एंसेस्टर वही है सीलाकैंथ, ठीक है। एंड सैलामेंडर के एंसेस्टर वही हैं, दोनों तो एम्फीबिया ही तो है। द एम्फीबिया इवॉल्व इनटू द रेप्टाइल्स, अगला टिक कर लीजिएगा, एम्फीबिया से बताइए क्या बना, एम्फीबिया, फिर से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइल बन गए, तो एम्फीबिया इवॉल्व इनटू द रेप्टाइल्स, ये बॉक्स बना लीजिएगा। अब रेप्टाइल्स जानते हैं, एम्फीबिया पानी, मछलियां पानी में रहती हैं, एम्फीबिया लैंड पर भी रहते हैं और पानी में, लेकिन उनको अंडे देने के लिए पानी में आना पड़ता है। फ्रॉग को एग ले करने के लिए पानी में आना ही पड़ेगा, वाटर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, जानते हैं उनके लिए। लेकिन जो सबसे पहले सक्सेसफुल एनिमल जो धरती पर आए, वो पानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कौन था, रेप्टाइल थे, उनको पानी में जाने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल लैंड एनिमल था, जैसे फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट किसको बोला जाता है, टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है, लेकिन फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है, फुल्ली नहीं है वो, ठीक है। तो सक्सेसफुल ये एनिमल हैं जो सफल हुए कहां, लैंड पर आने में, क्यों, क्योंकि ये अंडे जो बनाते थे, अंडे के बाहर एक हार्ड कवर रहता था, रेप्टाइल का जो अंडा होता है, स्नेक क्या है, रेप्टाइल अंडे देते हैं, अंडों के चारों तरफ हार्ड कवर होता है, वो कवर की वजह से सनलाइट का या एनवायरमेंट का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, अंडे खराब नहीं होते हैं शेल की वजह से, इसलिए तो उनको फायदा मिल गया धरती पर आने का, अदरवाइज धरती पर क्यों आ पाते। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल बने, आगे लिखा है इसने, ये आप छोड़ दीजिएगा समझ करके, दे ले थिक शेल्ड एग व्हिच डू नॉट ड्राई अप इन द सनलाइट अनलाइक दोज ऑफ द एम्फीबिया, एम्फीबिया के की तरीके से नहीं, अनलाइक का मतलब होता है उसकी तरीके से नहीं, लाइक का मतलब होता है उसकी तरीके से, क्योंकि एम्फीबिया की तरीके से तो अंडे देते नहीं है, तो लिखा अनलाइक द एम्फीबिया, एम्फीबिया जैसे अंडे देते तो उनकी तरीके से नहीं, इनके अंडे क्या है, अलग किस्म के हैं। अगेन वी ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंट टर्टल। एक चीज और देखिए, टर्टल्स हैं, टॉर्टोइज हैं, क्रोकोडाइल हैं, ठीक है, ये सब क्या है, रेप्टिलिया, तो ये सब मॉडर्न डे के रेप्टिलिया हैं, इन्हीं से बने होंगे, छोड़ दीजिए। इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट, आगे आ जाइए इस पर, रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप साइज डोमिनेंट ऑन द अर्थ, ये भी छोड़ दीजिए। आगे यहां से एक है जाइंट फर्न टेरिडोफाइट, बोला जाता है कि जो कोयला है, कोयला कोल, वो कोल सबसे ज्यादा किससे बना, कोयला जानते कैसे बनता है, प्लांट एनिमल जब ये बहुत साल पहले धीरे धीरे जो है धरती की लेयर में दबते चले गए और उनसे क्या बन गया, कोल और पेट्रोलियम बना है ना। सबसे ज्यादा कोल किससे बना है, इससे बना, देखिए जाइंट फर्न्स, बड़े बड़े फर्न्स, फर्न्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट,
वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म द कोर। ये सब जब गिर गए, बड़े बड़े टेरिडोफाइटा जब जमीन में दब गए, ठीक है, तो इनसे क्या बन गया, कोल डिपॉजिट हुआ धीरे धीरे। एक पॉइंट ये भी पूछा था, जैसे कोल किससे बना, तो टेरिडोफाइटा का नाम ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, कुछ रेप्टाइल तो धरती पर रहता है, कहां रहता है, धरती पर। कुछ रेप्टाइल पानी में, जैसे जानते हैं मैमल भी धरती पर हैं, लेकिन कुछ मैमल्स पानी में रहते हैं, है ना। हाँ, जैसे सील हो गया, सील हो गया, वेल हो गया, इसे ऐसे कुछ रेप्टाइल पानी में भी चले गए रहने के लिए। वो लिखा है सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल वेंट बैक इनटू द वाटर, पानी में वापस चले गए और क्या बना दिए, इवॉल्व इनटू द फिश लाइक, वो मछली की तरीके से रेप्टाइल बन गए। 200 मिलियन साल पहले की बात है। एक थियोसॉरस जो है, अगर पूछा जाए थियोसॉरस क्या है, तो बोलेंगे ये फिश लाइक रेप्टाइल है। नोट कर लीजिएगा, ये फिश लाइक रेप्टाइल है, यहीं पर नोट कर लीजिए। और लिव कहां रहता है, इन वाटर, वाटर में है ये। मछली की तरीके से रेप्टाइल है जो कि पानी में रहने वाला है, ठीक है, हो गया ना। इसको नोट भी करते, वहां इसका समरी ये है, इतना केवल ये इसका समरी है। अगला है लैंड रेप्टाइल, ऑफ कोर्स द डायनो, धरती पर रहने वाले सबसे बड़े रेप्टाइल कौन थे, डायनासोर थे। बिगेस्ट ऑफ देम, सबसे बड़ा डायनासोर डायग्राम बुक में बना, देखिए एक डायग्राम बुक में बना, और पलटिए पेज, यहां पर आइए, कहां दे दिया जाकर के, ये देखो जी, सबसे बड़ा डायनासोर ये है, ये वाला 65 फीट हाइट, ठीक है, सबसे बड़ा डायनासोर जायंट। तो यही इसका डाटा यहां लिखा हुआ है, ट्राइनोसोरस लिखा होगा, उस पर पढ़ लीजिएगा, नहीं लिखा है तो लिखेंगे बिगेस्ट, बिगेस्ट के आगे डायनासोर काट के लिख दीजिए, बिगेस्ट के आगे आप क्या लिखेंगे, डायनासोर। सबसे बड़ा डायनासोर क्या है, टायरनोसोरस है। हाँ, 20 फीट पूछा जाता, हाइट कितनी थी, और इस पे क्या थे, डिगर लाइक, डिगर माने क्या होता है, डिगर मीन्स क्या है, फियर सम डिगर लाइक, के दांत बहुत बड़े बड़े थे, जैसे किसी चीज को खोदने वाले थे, ठीक है, तो लिखेंगे हैड फियर सम डिगर लाइक टीथ, इतना ध्यान रखना आपको। 20 फीट हाइट और दांत बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि डायनासोर कब विलुप्त हो गए, तो 65 मिलियन साल पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, 65 मिलियन साल पहले की बात है। इसको टिक कर लीजिएगा, ये सर्कल बनाइए, 65 मिलियन डायनासोर अचानक डिसअपीयर हो गए अर्थ से, अचानक, पता भी नहीं लगा कब गायब हो गए, और उसका रीजन आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि कुछ डायनासोर चिड़ियों में, बर्ड में कन्वर्ट हो गए होंगे, बर्ड में, ठीक है, यहाँ लिखा है, और कुछ डायनासोर वातावरण बदलने की वजह से अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए। तो दो रीजन इसने लिखा, आप भी ध्यान रखिएगा, दो रीजन यहां पर, रीजन अंडरलाइन करिए, मैं आप लिखेंगे कॉपी में, क्या लिखेंगे, रीजन क्या था, रीजन है नॉट एग्जैक्ट नोन, वो भी एग्जैक्ट नोन नहीं था, लेकिन कुछ जो रीजन बताते हैं वो क्या, क्लाइमेटिक चेंज एक रीजन था, और दूसरा क्या था, सम ऑफ देम इवॉल्व इनटू द बर्ड्स। ये दो प्रोबेबल रीजन थे, मतलब जिसको लोग मानते हैं ऐसा। इसको आपको नोट्स बढ़िया से बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लिखा देते। आगे देखिए, ये सब खत्म हो गया यहां से। फर्स्ट मैमल, अगला क्वेश्चन, सबसे पहला स्तनधारी जीव कैसे थे, हम लोगों के सबसे पहले जो पूर्वज थे वो छछूंदर टाइप थे, श्रू लाइक, यही है लिखा, फर्स्ट मैमल वर लाइक द श्रू, श्रू नहीं था, हम लोग छछूंदर नहीं थे, जैसे हम लोग कहा जाता हमारे पूर्वज मंकी नहीं थे, मंकी की तरीके से थे, हाँ, मंकी की तरीके से थे, ऐसे हमारे उनसे भी पहले वाले एंसेस्टर कैसे थे, श्रू लाइक थे। तो फर्स्ट मैमल, लाइक पर अंडरलाइन करिएगा, लाइक श्रू, एक पॉइंट ही हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड अनबोर्न इनसाइड द मदर, मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट, जानते हैं मैमल्स जो होते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये तो पता ही है, ठीक है, हाँ, मैमल्स क्या हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है। आगे देखिए, When reptiles come down into the mammals, बताइए मैमल्स किससे बना है, मैमल्स बने किससे हैं हम, हाँ, इधर देखिए, यहां पर
रेप्टाइल देखिए पूरा मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूं। मछलियों से क्या बन गया? फिशेस से बन गए एम्फीबिया। किस फिश से बने हैं? किस फिश से? सिलोकैंस फिश से बने हैं। फ्रॉग मैं एम्फीबिया में बहुत कुछ है, लेकिन फ्रॉग और सैलामेंडर अगर कहा जाए, या ज्यादातर एम्फीबिया किससे बने हैं? सिलोकैंस से। इसके बाद में एम्फीबिया से क्या बन गया? रेप्टाइल्स बन गए। रेप्टाइल से कहानी अलग हो गई। कुछ रेप्टाइल क्या हो गए? कुछ रेप्टाइल से आपको मैमल बन गए, और कुछ रेप्टाइल से क्या हो गए? बर्ड्स बन गए। तो बर्ड से हम लोग नहीं बने, हम लोग रेप्टाइल से बने, मैमल्स। वही लिखा गया, देखिए आ गया ये। हाँ, रेप्टाइल्स के लिखा है व्हेन रेप्टाइल केम डाउन, जब रेप्टाइल का अस्तित्व, केम डाउन का मतलब आगे की साइड में नीचे आए और रेप्टाइल्स, ठीक है, तो क्या बन गए? मैमल्स बन गए। टुक द ओवर दिस अर्थ, इस अर्थ पर रेप्टाइल के बाद किसका प्रभुत्व हो गया? कौन ज्यादा डोमिनेंट हो गया? मैमल्स, ठीक है। साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग द हॉर्स हिप्पोकैम्पस, ये बोल रहा है कि साउथ अमेरिका में जो मैमल्स रहते थे उनके कुछ नाम हैं, हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, ये सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कहां गया? एक चीज और देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, ये लाइन अंडरलाइन करिएगा यहां पर, पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो पाउच मैमल्स थे, कंगारू, मार्सुपियल जिसको कहते हैं, वो क्यों सरवाइव हो गए? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। जानते हैं इंडिया में कंगारू क्यों नहीं मिलता है? कंगारू दो ही पूरे वर्ल्ड में 2 प्लेसेस पर हैं। कहां कहां हैं? एक आपके ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यू ग्वाइना में है, नोट कर लीजिएगा। कंगारू केवल 2 ही जगह हैं। कंगारू कहां है आपका? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यू ग्वाइना, स्पेलिंग जो भी होगी। हाँ, अभी कोई भी कंट्री होगा, अब ऑस्ट्रेलिया जान ही रहे हैं, न्यू ग्वाइना कहीं होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, 2 जगहों पर खाली हैं। और इंडिया में क्यों नहीं है? बाकी जगहों पर क्यों नहीं? क्योंकि बाकी इंडिया में इतने टाइप के एनिमल्स हैं कि इनको कंपटीशन करके सब खत्म कर सकते हैं। यहां इनका कंपटीटर नहीं था कोई, समझ रहे हैं ना? ये लाइन पढ़िए, लिखा है कि पाउच्ड एनिमल्स का मतलब मार्सुपियल जो हैं ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव क्यों कर गए? पूछा था क्यों बचे रह गए, बाकी सब जगह से खत्म हो गया? क्योंकि इनको कोई डिफीट करने वाला वहां नहीं मिला, इनसे कोई कंपटीशन करने वाला वहां इनका था ही नहीं। और कोई कंपटीशन करने वाला होता तो ये उनको उड़ा दिए होते, इनको खत्म कर दिए होते। देखा ना, बिकॉज लैक ऑफ द कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। मैमल थे वहां पर, ऐसा नहीं है, प्लेसेंटल मैमल था ना ऑस्ट्रेलिया में, प्लेसेंटल मैमल थे और सारे थे, लेकिन कोई इनके बराबरी वाला कोई मिला नहीं इनको कि खत्म इनको कर ले जाए, इसलिए बच्चे रह गए, कंपटीशन नहीं था इनके लिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप हाईलाइट करके टिक मार लीजिएगा। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है, उस पर टिक कर लीजिएगा। और एक जो है हमने बताया था आपको 65 लंबाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब डायनासोर खत्म हुए, कैसे हुए, ठीक। हाँ, आगे एक चीज और है, कुछ मैमल्स पानी में भी होते हैं। सम मैमल्स क्या है, पूरी तरीके से पानी में रहते हैं, टोटली पानी में दिखाई देंगे आपको। वो कौन कौन से हैं? तो लिखेंगे सम मैमल्स, अगला पॉइंट है, कुछ मैमल्स लिव होली टोटली इन वाटर में होते हैं। व्हेल है, डॉल्फिन है, और सील हो गया, और सी काउ, समुद्री गाय जो होती है। समुद्री गाय एक्चुअली में उसकी शेप जो होती है, उसका माउथ जो होता है, सिर होता है, वैसे गाय, यहाँ की जो गाय होती है ना, अब वो पानी में उस तरीके से चलती नहीं जैसे गाय चलती है, तो लैंड पर है ना, लेकिन उसका बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉडी की बनावट होती है, वो इसी गाय के तरीके से दिखती है, इसलिए सी काउ बोलते हैं। ये सब क्या है, पानी में रहने वाले मैमल्स हैं। यहां तक हो गया रफ स्केच ऑफ इवोल्यूशन। अब देख रहे हैं कितना डाटा इसमें है। अब इस पर आ जाइए, इसको मैं समझा दे रहा हूं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट का, इसके बाद भी एक बचा रह गया है, लेकिन टाइम मिलेगा तो बताएंगे। वो बचा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बचा रह गया है, ठीक है। तो इस पर आ जाएंगे। इसमें देखिए, इसमें से कुछ हमको बुक में से समझाना नहीं है, मैं आपको मैन का इवोल्यूशन समझना, ह्यूमन, जो ह्यूमन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। लिखिएगा एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मैन,
आज के मनुष्य का एवोल्यूशन। तो कैसे एवोल्यूशन, तो देखें कि पहले के मनुष्य कैसे हुआ करते थे, ये कैसे पता लगा? फॉसिल्स का रिकॉर्ड से। एवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे पता लगाया गया? डिटेक्ट किया गया, डिटेक्टेड बाय फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स मिले, उनका रिकॉर्ड पहचाना गया कि फॉसिल्स कैसे थे, कितने साल पुराने फॉसिल थे। फॉसिल के अध्ययन के द्वारा हम क्या कर पाए? हम इसका एवोल्यूशन ऑफ मैन पता लगा पाए। ठीक है। अब देखिए, अगर कहा जाए हमारा एवोल्यूशन किस कंट्री, सबसे पहले मनुष्य कहाँ रहता था? मैन का एवोल्यूशन किस देश से प्रारंभ हुआ? तो मैन कहाँ स्टार्टेड जो हुआ था, स्टार्टेड इन ईस्ट अफ्रीका। अफ्रीका में भी ईस्ट वाला है, ईस्ट अफ्रीका में मनुष्य का जो है एवोल्यूशन प्रारंभ हुआ। वहां पर तंजानिया और एक जगह और है इथोपिया, सबसे पहला फॉसिल मनुष्य का वहीं मिला। तो ईस्ट अफ्रीका में जगह है तंजानिया, तंजानिया है और इथोपिया है, ये सब प्लेस के नाम है। इसके बाद यहां से मनुष्य धीरे धीरे और सब, और जो आप कहेंगे इसके बाद और कहां साक्ष्य मिले, तो आप बोलेंगे एशिया में मिला। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में था, उसके बाद आप बोलेंगे स्टार्ट तो यहीं से हुआ एवोल्यूशन। उसके बाद और कहां मनुष्य पहुंचे, तो आप इसके बाद आगे लिख दीजिएगा एशिया है, ठीक है, और यूरोप में है। तो मेन दो ही जगह है, ईस्ट अफ्रीका और एशिया में। अब इसका देखिए चार्ट में बना रहा हूं यहां पर, हो गया, ये नोट हो गया, इसको आप देख लीजिए, हटा दें इसको। ये देखिए सबसे पहला मनुष्य कौन सा था? ड्रायोपिथेकस। तो यहां लिखेंगे नोट करते रहिए, पिथेकस। ये हमारा सबसे पहला एंसेस्टर है, फर्स्ट एंसेस्टर है मनुष्य का, सबसे पहला पूर्वज हमारा। ठीक है, 15 मिलियन ईयर्स एगो। बुक में देखते भी रहेगा डाटा थोड़ा सा। 15 MY है ना, 15 देख लीजिएगा। इसका फॉसिल इतने साल पुराना मिला है। जब फॉसिल मिला तो चेक किया गया कितना पुराना है, कितना पुराना है, ये उस समय रहा होगा। ये क्या है? ये एंसेस्टर है। अब इससे इसकी खासियत क्या है, तो देखिए अभी इसके बाद में अभी नोट करिएगा इससे क्या बना। अगला जो मानव आया वो था रामापिथेकस। कौन था? रामा, नोट कर लीजिएगा, पिथेकस। राम से याद रखेंगे, रामापिथेकस हो गया। ठीक, इन दोनों में क्या है देखिए, ये वाला जो था और यहीं से क्या बन गया, यहीं से एक लाइन निकली जिसको कहते हैं एप, कपि मानव, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरिंगटन, ये सब क्या है? एप हैं। मतलब ड्रायोपिथेकस दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। एप का भी, एप में क्या क्या आता है? एप में आता है चिंपांजी, चिंपांजी आता है, गोरिल्ला आता है, गोरिल्ला, नोट कर लीजिए, ओरिंगटन, ओरिंगटन, ठीक है, हाँ, कपि मानव हिंदी में बोलते हैं ये। तो यहीं से ड्रायोपिथेकस से क्या बन गए? कुछ बन गए एप और कुछ क्या बन गए? रामापिथेकस। मतलब आप कह सकते हैं ये कॉमन एंसेस्टर किसका है? एप का और मैन का। मैन, इससे मैन बनेगा और इससे एप। यहां लिखेंगे इसके बारे में कुछ चीजें लिखिए। ये क्या है? कॉमन एंसेस्टर है, एंसेस्टर ऑफ मैन का एंड एप, दोनों का पूर्वज है, ये कॉमन पूर्वज है। ठीक है, तुम नहीं लिखती हो बेटा? लिखते हैं, ठीक है। और क्या खासियत है इनकी, ड्रायोपिथेकस की? इनके शरीर पर बाल हुआ करते थे। क्योंकि कैसे पता लगेगा? एक चिंपांजी के शरीर पर अच्छे खासे बाल होते हैं, तो इनके शरीर पर भी होंगे, बॉडी पर एक्सेस हेयर, ठीक है, एक्सेस हेयर ऑन बॉडी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि बताइए ड्रायोपिथेकस मैन की तरीके से ज्यादा लक्षण थे कि इसमें एप के ज्यादा लक्षण थे? एप के। ये किससे ज्यादा मिलता था? इससे ये ज्यादा मैच करता था ये, क्योंकि मनुष्य, इनसे बने मनुष्य, तो रामापिथेकस से कम मैचिंग करता था, ये एप से ज्यादा मैचिंग करता था। तो लिखेंगे मोर एप लाइक, कॉमन एंसेस्टर है, और ये क्या है? मोर एप लाइक है। ये एप की तरीके से ज्यादा अच्छे खासे शरीर पे बाल थे, जैसे कपि मानव चलते हैं, गोरिल्ला वगैरह, वैसे ये चलते भी थे।
वैसे चलते थे, चारों पैरों पर चलते थे। ठीक है, ये एकदम सेम होने की तरीके से। अगला रामापैथिकस आया, इसके पूछा है, इसका बुक में दिया है कि इसका फॉसिल कहां मिला? ईस्ट अफ्रीका में मिला। कहां मिला? तंजानिया और इथोपिया में मिला। तो नोट कर लीजिएगा, इसका फॉसिल कहां मिला? फॉसिल मिला इसका इथोपिया, इथोपिया एंड तंजानिया में मिला। ईस्ट अफ्रीका में है दोनों। ठीक है, वहां इसका फॉसिल मिला था। ठीक, इतना इसके बारे में ध्यान रखना। इस बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है, ये वाली है, ये वाली अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोर एप लाइक, और ये वाली लाइन बस। ठीक है, अगर बुक में ये लाइन लिखी है कि इथोपिया तंजानिया, तो आप ध्यान रखेंगे जो जो उसमें लिखा हुआ है, जो पॉइंट छूट जाए वहां से बढ़ाइएगा। रामापैथिकस क्या है? ये मोर लिखेंगे, ये क्या है? मोर मैन लाइक, इसमें मैन के लक्षण ज्यादा थे, ये एप से कम मिलता था। ठीक है, और इस मनुष्य ने थोड़ा सा उठ के जैसे चलना प्रारंभ किया, जैसे चारों पैरों पर ये चलते थे ये वाले, और ये क्या है? ये चलते तो चारों पैरों पर, लेकिन ये थोड़ा सा जो मंकी होता है ना, बंदर, थोड़ा सा उड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। चलने की कोशिश किया इन्होंने, कोशिश किया, केवल चल नहीं पाते थे ढंग से। ठीक है, तो ये यहां पर लिखेंगे, लोकोमोशन तो इन्हीं की तरीके से है। ठीक है, तो ट्राई टू स्टार्ट इरेक्ट। ठीक है, यहां इन्होंने ट्राई टू स्टार्ट बाइपीडल लोकोमोशन, स्टार्ट है बाइपीडल लोकोमोशन, ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हुए लोकोमोशन, केवल यहाँ ट्राई पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ट्राई किया था उन्होंने। और कुछ नहीं ध्यान रखना। इसका कहा जाए फॉसिल कहाँ मिला, तो जहां इसका मिला अफ्रीका में इसका भी मिला था। अब बुक में से देखिएगा कि फॉसिल कहाँ, सबके फॉसिल भी नहीं पता होने चाहिए कहाँ कहाँ मिले, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रामापैथिकस से क्या बन गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में मिला, नहीं, इसका भी यही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हाँ, इसका सॉरी, इसका आप नोट कर लीजिए, इसका अलग जगह पर है, इसका अलग जगह पर है, इसको नोट कर लीजिएगा यहां पर। इसका फॉसिल जो था, देखेंगे फॉसिल इसका शिवालिक हिल्स इंडिया में। ठीक है, शिवालिक हिल्स इंडिया, इसका फॉसिल इंडिया में मिला था रामापैथिकस, भगवान राम जी के नाम पर। ठीक है, वैसे याद रखेंगे, शिवालिक हिल्स इंडिया में इसका फॉसिल मिला, इसका ईस्ट अफ्रीका में फॉसिल मिला था। अब सब अफ्रीका वाले चल रहे हैं अभी, अब सब ये भी अफ्रीका का ही है। ठीक है, वहां इसका फॉसिल मिला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ज्यादा कुछ नहीं दिया है आपको, अगर ये दिया होगा कि क्रेनियल कैपेसिटी, अभी मैं बता दूंगा कुछ लोगों की पढ़ के। ठीक है, इसमें एक है, इसका एक फॉसिल था, इसमें एक फॉसिल मिला था बेबी का हमको, इस मानव का, ये जो मानव था इसका एक बच्चे का फॉसिल मिला था, इस मानव के एक बच्चे का फॉसिल मिला था जीवाश्म। उस बच्चे का नाम क्या था? टुआंग बेबी था, टुआंग बेबी, ये नोट कर लीजिएगा, यहीं पर बेबी का नाम आएगा। टुआंग बेबी किसका फॉसिल है? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के बच्चे का फॉसिल है जो कि मिला था। ठीक, और कुछ नहीं। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या आएगा? ड्रायोहेमा ऑस्ट्रेलो, होमो हेबेलिस। क्या आएगा? होमो हेबेलिस, होमो हेबेलिस। ठीक है, एक चीज और देखिए, ये सब खाते क्या क्या थे? तो सब में तीनों पैरों लगाइएगा, होमो हेबेलिस तक एरो लगाइए, ये सब फ्रूट खाते थे। यहां से अगर आपके पास जगह हो ना, यहां से एरो मारिए, पूरा लिखिए 8 फ्रूट, यहां से लेकर के यहां तक सब फल खाने वाले थे। हाँ, घास, हाँ घास पे रहते थे, फल खाते थे। यहां से लिखेंगे 8 फ्रूट, फ्रूट्स खाते थे, पेड़ों पर रहते थे फ्रूट। यहां से एरो लगाएंगे, यहां तक है सब पूरा। ठीक है, और नहीं तो सबके नीचे लिख सकते हैं 8 फ्रूट, सबके नीचे लिख लीजिएगा अगर जगह नहीं है। 8 फ्रूट खाते थे, ये भी 8, ईट की सेकंड फॉर्म है 8 फ्रूट। ठीक है, 8 फ्रूट। लेकिन देखिए, होमो हेबेलिस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसको हैंडीमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडीमैन।
ठीक है, इसको इधर लिखते हैं अलग कलर से। ये देखिए, ये था हैंडीमैन। हैंडीमैन या स्किल मैन बोलते हैं, स्किल्ड मैन था। हैंडी स्किल जानते हैं क्या है? ये अपने द्वारा बनाए हुए हथियारों का प्रयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, हैंडीमैन क्यों बोलते हैं? इन्होंने क्या बनाए? इसको टूल मैन भी बोलते हैं, एक नाम इसका और है। इसको क्या बोलते हैं? टूल मैन, टूल मेकर मैन। टूल हथियार बनाने वाला मनुष्य था। स्किल किसके पास होती है? जो कुछ बनाता है वो स्किल्ड होता है। स्किल्ड है, इनके पास क्या है? कौशल है, बनाने का कुछ क्षमता है। हैंडीमैन और ये टूलमैन, ये क्या करते थे? वेपन्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे ऑफ किसका? स्टोन का। ठीक है, और बनाते थे। लेकिन ये जानवरों का मीट नहीं खाते थे, ये खासियत है। फल तब भी खाते थे, जानवरों को मारते भी थे, हंटिंग करते थे, लेकिन ये फल खाते थे। ध्यान रखना, यहीं पर अंडरलाइन कर लेना, इसलिए मैंने यहां पे लिखाया है। ठीक है, और इसके बारे में होमो हेरेल्लिस के बारे में और कुछ लिखा हुआ है? हाँ, कोई बात नहीं है। आगे देखिए, इसके बाद अगला है होमो इरेक्टस। क्या आया? होमो इरेक्टस, इरेक्टस। आगे इसमें एक चीज और, सबसे पहला मनुष्य का कौन सा पूर्वज है जो मनुष्य की तरीके से दिखता था? वो ये होमो हेरेल्लिस है। हाँ, ये लिखेंगे फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर। नोट कर लीजिएगा, ठीक। फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर, मनुष्य का सबसे पहला पूर्वज। लुक्स लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरीके से दिखता था। ये सब तो क्या थे? ये सब ह्यूमन की तरीके से नहीं दिखते थे। ठीक है, ये एकदम स्टैंड होके चलता था, मनुष्य की तरीके से दिखता भी था। होमो हेरेल्लिस। होमो इरेक्टस जानते हैं, मनुष्य का पैटर्न दिया। पहले मनुष्य थोड़ा सा ऐसे उठा, फिर और उठा, फिर और उठा। ठीक है, ये जो था चिन्ह सबसे लास्ट वाले में चिन्ह थोड़ी बनी। ये हिस्सा मुंह आगे निकला रहता था, चिन्ह अंदर रहती थी ना, ये आगे निकला रहता था और चिन्ह पीछे। यहाँ सब में चिन्ह डेवलप हुई जा करके। तो होमो इरेक्टस बोलते हैं क्योंकि फुल्ली इरेक्ट होकर चलने वाला मनुष्य, एकदम सीधा होकर चलने वाला मनुष्य था। इरेक्टस हो गया, समझ में आया? अब इसके बारे में, इसका जो है फॉसिल कहाँ मिला वो नोट कर लीजिएगा। इसका फॉसिल मिला जावा में मिला था, और आपका चाइना में भी मिला था, और आपका एक जर्मनी में है। जर्मनी, 3 जगह इसका फॉसिल, बुक ने 1 लिखा है केवल। ठीक है, होमो इरेक्टस, इरेक्टस पूरा नाम। पेकिंग मैन अगर कहा जाए, पेकिंग मैन कौन है? वो यही है, पेकिंग मैन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, पेकिंग मैन इसका दूसरा नाम है। तो इनके फॉसिल यहां से मिले। ठीक, बार बार परेशान करते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ, पता नहीं, फोन करेंगे तो बोल। समझ में आ गया ये होमो इरेक्टस? अब देखिए, यहाँ से इसका प्रीव्यू आ जाए। ये लो, मुझे नहीं समझ में आता। इसको स्लाइड बदल दें हम, छोटा हो नहीं रहा। ये देखिए, ज्यादा छोटा के चक्कर में गायब हो जाएगा। वहां तक, कहां तक आए थे हम? होमो हेरेल्लिस तक। ठीक है, क्रो-मैग्नन होमो हेरेल्लिस आए, तो वहीं से ध्यान रखना आपको। होमो हेरेल्लिस देखिए, होमो हेरेल्लिस के आगे कौन सा था? वो इरेक्टस, सॉरी। हाँ, तो होमो इरेक्टस पर चल लेते, होमो इरेक्टस। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे, ये सबसे पहले मीट खाने वाला था, फर्स्ट मीट ईटर। आगे लिखिएगा, फर्स्ट मीट ईटर। क्यों? क्योंकि ये आग का आविष्कार इन्होंने किया था, फायर को डिस्कवर किया।
ठीक है, तो मीट को पका के भी खाते थे। और लिखेंगे डिस्कवर फायर, फायर की खोज किया इन्होंने, हंटिंग भी करते थे। तो पहला मीट खाने वाला यहां से स्टार्ट हुआ है, होमो इरेक्टस। ठीक, अगला है, यहीं से अब कहानी बदल जाएगी। यहीं से देखिए, यहीं से कुछ मानव इधर बन गए और एक ब्रांच यहां से निकल गई इधर, देखते रहेगा। यहां से क्या बना, क्रो-मैग्नोन, क्रो-मैग्नोन मैन, समझ में आया। और दूसरा बना निएंडरथैल, निएंडरथैल मैन। मतलब होमो इरेक्टस से दो ब्रांच निकल गई, कुछ क्या बन गए क्रो-मैग्नोन और कुछ क्या बन गए निएंडरथैल। इसका पूरा नाम है होमो इरेक्टस, होमो सैपियन निएंडरथैलिस। ठीक है, होमो सैपियन फॉसिलिस, पूरा नाम लिख लीजिएगा, होमो सैपियन। सैपियन देखिए, होमो सैपियन तो रहेगा ही ना, होमो सैपियन हमारा पूरा नाम क्या, होमो सैपियन सैपियन। ये होमो सैपियन फॉसिलिस था, फॉसिलिस। तो फॉसिलिस जो है सब स्पीसीज है, ये जीनस है, ये स्पीसीज है, ये क्या है, सब स्पीसीज है। यहां पर क्या है, होमो सैपियन, होमो सैपियन तो जीनस स्पीसीज हो गया। आगे निएंडरथैलिस, निएंडरथैलिस हो गया। ठीक है, ये सब स्पीसीज हो गया। अब निएंडरथैल मैन के बारे में बोला जाता है, ये पत्तों के द्वारा बनाए हुए, लीव्स के द्वारा बनाए हुए, जानवरों की खाल के थ्रू बनाए हुए कपड़े तो नहीं कह सकते हैं, मतलब वस्त्र वैसे पहनते थे ढकने के लिए। उसमें एक लाइन बुक में यूज किया गया होगा, देख लीजिए, कोई लाइन पढ़िए, याद नहीं आ रही है। हाँ, नहीं, उसके लिए टर्म यूज किया उन्होंने ना, टर्म बहुत खतरनाक है, उसको पढ़ लीजिए, टर्म यूज किया है उसके लिए, खाल के लिए उन्होंने, वो हमको बता दीजिए पढ़ करके। बताइए देख करके, जब तक मैं और कुछ लिख रहा हूं यहां पर। नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। हमको दे दीजिए। हाँ, बरीड हम जान रहे हैं, उसमें बताएं कहाँ गया ये लाइन। निएंडरथैल के बारे में कहाँ से है, दे यूज्ड, हाँ हाइड, यही तो मैं बताने जा रहा था। ये देखिए, यहाँ लिखिएगा इसके बारे में अलग से थोड़ा सा, निएंडरथैल की खासियत। देखिए, जितने भी मैन हैं उनकी क्वालिटीज को बगल में ऐसे करके लिखेंगे, यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट बॉडी। इन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड का इस्तेमाल किया। हाइड का मतलब छुपाना होता है वैसे तो, लेकिन हाइड का सेंस यहाँ है कि जानवरों की खाल के द्वारा बनाए हुए वस्त्र, और क्या है, लीव्स यूज की जाती थी शरीर को ढकने के लिए। ठीक है, अगला है, ये धर्म में बहुत विश्वास करते थे, रिलीजियस, मोर रिलीजियस। ये क्या थे, वर रिलीजियस, धार्मिक थे, रिलीजियस, वर रिलीजियस। कैसे थे, बरीड द डेड बॉडी, ये मुर्दों को दफनाते थे, इसलिए धार्मिक थे। बरीड डेड बॉडीज, तो ये ध्यान रखना कि जहां पर डेड बॉडी की बात आएगी तो वो निएंडरथैल की बात हो रही है। ठीक है, और बड़ी बढ़िया चित्रकारी करते थे, केव पेंटिंग करते थे। ठीक है, हाँ, यूज केव पेंटिंग्स, यूज की जगह आप मेड लिखिए। क्या करते थे, मेड केव पेंटिंग, गुफाओं में इन्होंने पेंटिंग बनाया, बढ़िया बढ़िया। एक केव पेंटिंग का नाम भी लास्ट में लिखा, नई वाली बुक में लिखा हुआ, वो पुरानी बुक में वो भी नहीं मिलेगा, आपको बता रहे हैं। यहां तक हो गया, निएंडरथैल अलग है। अगर कहा जाए हमारे एंसेस्टर निएंडरथैल है तो नहीं बोलेंगे, निएंडरथैल से हम लोग नहीं बने हैं, वो तो अलग हो गए। ठीक है, हम लोग किससे बने हैं, हम लोग यहां से, ये हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर ये है, डायरेक्ट एंसेस्टर हमारा क्रो-मैग्नोन मैन है, डायरेक्ट होमो सैपियन फॉसिलिस है।
ठीक है, समझ में आया? अब देखिए ये मॉडर्न मैन हो गया। अब एक होता है क्रैनियल कैपेसिटी। तो जहां पर आपने यहां से देखिए, इससे भी पहले अगर लिखा गया होगा तो कहीं होगा होमो इरेक्टस है, इसके पहले वाले में हो सकता है 900 रहे। इसके पहले वाला कौन सा नाम था, उसमें 900 लिखिएगा। होमो इरेक्टस में 900 है। होमो इरेक्टस कितना लिखा उन्होंने, 900, कोई बात नहीं, इसकी 900 लिखिएगा। और होमो हेवेलिस जो है इसके पहले ना, उसकी लिखिएगा 850, जो भी लिखा है एग्जैक्ट डाटा वो। तो क्रैनियल कैपेसिटी सीसी, बाइक वाला सीसी नहीं होता इंजन, क्या होता है, एक बाइक में सीसी होती है, इतने सीसी का इंजन है, बताइए क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्रेन जो है, दिमाग कितना बड़ा है, क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन को किसमें नापते हैं, घन मिलीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर नापते हैं। तो सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसके पहले वाले का ब्रेन कितना था, 800 के आसपास था, इसका 900 सीसी हुआ। इसके बाद में निएंडरथैल का हुआ 1400 सीसी, ब्रेन बढ़ गया। क्रो-मैग्नन का 1600 सीसी हो गया, और हमारा दिमाग कम हो गया क्या, 1350 सीसी है। बुक में लिखा होगा 1400, लेकिन 1350 से भी आंसर सही होता है, आप दोनों लिखिएगा। 1350 से भी कहीं कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं 1400, कहीं कहीं 1450 भी मिलेगा, जो आएगा ऑप्शन में वो। तो क्या बताइए, दिमाग कम हो गया हमारे पूर्वज से हमारे अंदर, हाँ? इसका 1600 सीसी का इंजन था, हाँ? कम नहीं हुआ है, दिमाग हमारे अंदर और है, इससे ज्यादा दिमाग है। क्यों, दिमाग में दो चीजें होती हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, पढ़ाया आपको। आपके ब्रेन में दो हिस्से हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। जब आपको मैंने सेरिब्रम पढ़ा रहे थे तो सेरिब्रम में बोला था व्हाइट, बाहर का सेरिब्रम ग्रे कलर का है, अंदर का व्हाइट कलर का है। ग्रे मैटर में सेल बॉडी और डेंड्राइट होता है, और व्हाइट मैटर में एक्सॉन होते हैं। इनके अंदर दिमाग तो बड़ा है लेकिन भूसा बड़ा है, भूसा व्हाइट मैटर ज्यादा है। तो यहां लिखिएगा 1600 है, लेकिन क्या है, मोर व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर ज्यादा है, व्हाइट मैटर ज्यादा काम का नहीं है। ग्रे मैटर में सब कुछ, थिंकिंग पावर तो ग्रे मैटर से होती है ना। यहां पर क्या है, मोर ग्रे मैटर है, भले छोटा दिमाग का साइज है लेकिन ग्रे मैटर ज्यादा है। हाँ, क्या कर रहे हैं, ग्रे मैटर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, वो बाय बर्थ है, आपको जो है बर्थ से मिला है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ग्रे मैटर में। ये तो एवोल्यूशन में ऐसे ऐसे चल रहा है ना। और कुछ लाइन देख लीजिएगा जो ह्यूमन एवोल्यूशन में दिया हो, कुछ डेट वगैरह हो, कुछ ऐसा दिया होगा, उसमें ईयर वगैरह पढ़ देखिएगा, आप नोट्स में बढ़ा लेना इसको। अब देखिए एक डायग्राम बुक में दिया, इस डायग्राम को समझ लीजिए। हाँ, एक नई वाली बुक किसी के पास है, नई वाली नहीं है ना, ये नई वाली बुक है। एक मिनट, इसमें लास्ट लाइन लिखिए, कहाँ गई है लास्ट है, हाँ ये देखिए लिखा है, यहाँ नोट कर लीजिए आप सब लोग। केव पेंटिंग किसने बनाया, निएंडरथैल ने। इनके द्वारा बनाई हुई केव पेंटिंग 18,000, कहां लिखा, 18,000 साल पहले, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। बताइए ये प्री हिस्टोरिक मैन है कि नहीं है, प्री हिस्टोरिक समझते हैं पुराने वाले मनुष्य, ये सब, ये प्री हिस्टोरिक नहीं है तो आज का मैन है, ये सब क्या है, नीचे वाले प्री हिस्टोरिक है। तो लिखा है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, लिखिएगा यहां पर प्री हिस्टोरिक, प्राचीन काल की, हिस्टोरिक ऐतिहासिक, केव पेंटिंग, पेंटिंग मिली है, ठीक है। कहां पर मिली है, 18,000 साल पहले की है, हाँ 18,000 ईयर्स एगो, पुरानी है ये पेंटिंग, मध्य प्रदेश में मिली है। और उस जगह का नाम है इसमें, हाँ क्या लिखा हुआ है, भीमबेटका, भीमबेटका, भीम लिखेंगे एट, कहां मिला एट, भीमबेटका, भीमबेटका। और आगे लिखा है रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर, इस जगह का नाम है, ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो कहां है, रेजिन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, एन रेजिन
डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहां मिला है। ठीक है। एग्रीकल्चर कितना पुराना, अगला अंडरलाइन करिए। खेती कब से चालू हुआ? 10,000 साल पहले की बात है। एग्रीकल्चर वहां लिखिएगा, एग्रीकल्चर लिखेंगे 10,000 ईयर्स बैक स्टार्ट हुआ है एगो खेती। ठीक। और एक इसमें लिखा है कि आइस एज, हम लोग जो बने, हमारी उत्पत्ति कब की है? ये तो आज का मनुष्य ना, कब बना? 75,000 से 10,000 से लेकर के 75,000 साल पुराने जो टाइम था, उस बीच हम लोग ये होमोसैपियन बना। तो होमोसैपियन कब बना? ये 75,000 से लेकर के 10,000 ईयर्स एगो हम लोग बने हैं। मतलब 10,000 साल से लेकर के पिछला 10,000 चले जाइए और 10,000 से 75,000 तक और जाइए, उस बीच हम लोग मॉडर्न मैन बना है। और इसी को बोलते हैं आइस एज। क्या बोलते हैं? आइस एज। आइस एज जानते हैं क्या है? अभी आप 10 मिनट और रुके रहिए। ऐसे कल भी यही हो रहा था, मैं देख रहा था, बहुत खराब लगता है, कुछ बच्चे बैग ऑफ पढ़ने लग जाते हैं, तो ये मत क्या करिए। आप चले जाइए, कोई बात नहीं, जाना है, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी लोग टाइम से रुके रहेंगे। आइस एज क्या है? आइस एज जो है यही समय है, 10,000 साल से लेकर के 75,000 साल पुराना समय जो था, उस समय अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हुआ करता था, जगह जगह आइस जमा हुआ करती थी, वो है आइस एज, बर्फ का युग। इसी नाम से लग रहा है ना आइस एज। तो आइस एज में मॉडर्न मैन की ओरिजिन हुई है, और वो डेट भी डाटा भी दिया कब हुआ है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद में एक छोटा सा 10 मिनट में टॉपिक और बता रहे हैं आपको, जो बचा रह गया वो देख लीजिए। अब फिर अगली बार पूरा चैप्टर पढ़ के आएंगे और इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। एक बच्चा रह गया था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल समझते हैं? भ्रूणीय विज्ञान। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित एविडेंस कोई है डायग्राम बुक में? ये इसका बना नहीं है, कहीं नहीं है ना, कहीं ये डायग्राम दिया हुआ था, कोई बात नहीं, नहीं बना है। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, भ्रूणीय विकास से संबंधित, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? भ्रूणीय विकास से संबंधित एविडेंस बताइए एवोल्यूशन का। तो इसमें ये मानते हैं, एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकल। क्या थे? अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो हिस्ट्री है उसी को स्टडी करना, वो क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। क्या दिया था? लॉ। वो लॉ क्या था? बायोजेनेटिक लॉ था, उसको बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ बोला जाता, नियम, या रिकैपिटुलेशन थ्योरी। इसका दूसरा नाम क्या है? रिकैपिटुलेशन थ्योरी है। ठीक, रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं, फिशेस से चले जाइए आप, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमेलिया, जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबका अर्ली एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब हम लोग यूट्रस में होते हैं, गर्भाशय में, और जब और शुरुआत वाली अवस्था 2 महीने 3 महीने वाले होते हैं, तो वो होता है अर्ली एम्ब्रियो। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबका अर्ली एम्ब्रियो क्या होता है? सेम होता है, एक जैसा दिखता है, और मछली की तरीके से होता है, फिश लाइक होता है। ठीक है, यहां इन्होंने पॉइंट क्या दिया था? इन्होंने बोला ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट्स हैं, हैव सिमिलर अर्ली एम्ब्रियो। सबका अर्ली एम्ब्रियो क्या है? सेम है। ठीक, सबका अर्ली एम्ब्रियो सेम है। कैसे है? लाइक फिश, मछली की तरीके से। सही बात भी है, ये बात सही है, यहाँ पर ये 100% राइट है। हम लोग शुरुआत में मछली की तरीके से होते हैं,
सब में जितने सबके अर्ली एम्ब्रियो सेम है, सभी के अंदर वो कॉर्डेट के 4 जो लक्षण होते हैं सबके अंदर मिलेंगे। और लिखेंगे अर्ली एम्ब्रियो सबके सेम है, ठीक है। आगे लिखेंगे एंड कंटेन, और क्या होता है सबके अंदर कुछ लक्षण सबके अंदर मिलेंगे। कंटेन क्या मिलेगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सबके अंदर नर्व कॉर्ड मिलती है। जो कॉर्डेट का आपने कैरेक्टर पढ़ा ना, 4 कैरेक्टर कॉर्डेट के होते हैं, सबके अंदर नर्व कॉर्ड मिलती है, हॉलो होती है। सबके अंदर क्या मिलेगा, टेल। बताइए एडल्ट में हमारे अंदर टेल नहीं है ना, लेकिन हम लोग जब अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तो फिश की तरीके से होते हैं, वहां टेल होती है, बाद में टेल गायब होती है। टेल होता है सब में। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहां गर्दन के पास में, नियर द नेक। तो मछली में तो गिल्स सही है, उसके बाद गिल्स गायब हो जाती हैं। लेकिन हम लोग चूंकि मछली के तरीके से हैं तो हमारा विकास उस पूर्वज से हुआ है जो मछली की तरीके से था, क्योंकि हमारे अंदर भी एम्ब्रियो में क्या है, ये सब मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किससे समानता रखते हैं, मछली से रखते हैं। हमारे पूर्वज कैसे होंगे, मछली की तरीके से होंगे, ठीक है। और एक कैरेक्टर और होता है, वो कौन सा है, टेल हो गया। हाँ, एक और कॉर्डेट का कैरेक्टर बताइए, कोई एक छूट रहा है इसमें। डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो गया, टेल हो गया, देख लीजिएगा एक कैरेक्टर और याद नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं वो नहीं है। तो ये जो है अर्ली एम्ब्रियो सबका क्या है, सेम है। यहां तक तो इन्होंने सही बताया, ठीक है, यहां तक क्या बोला, सही। लेकिन इन्होंने एक लाइन बोला, इन्होंने एक चीज और बताया कि जैसे ह्यूमन है, हम लोग जब एम्ब्रियो होता है तो हमारा पहले एम्ब्रियो कैसा होता है, मछली की तरीके से। उसके बाद हमारा एम्ब्रियो एम्फीबिया की तरीके से हो जाता है। हम 2 महीने 3-4 महीने के हुए और थोड़ा सा चेंज, हमारा एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो किस तरीके से हो जाते हैं, रेप्टाइल्स की तरीके से, बर्ड्स के तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बर्ड से नहीं बने हैं। हमारा एम्ब्रियो पहले मछली के तरीके से रहता है, फिर एम्फीबिया के तरीके से रहता है, फिर रेप्टाइल के तरीके से रहता है, और लास्ट में हम लोग बन जाते हैं, ठीक है। तो मछली की तरीके से रहता है एम्ब्रियो, ठीक है। एक इन्होंने बोला कि सबके, मछलियों का, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स का, सबका अर्ली एम्ब्रियो क्या है, सेम है। लेकिन अर्ली एम्ब्रियो एडल्ट से मैच कर जाता है। हमारा अर्ली एम्ब्रियो जब हम लोग शुरुआत में होते हैं तो मछली की तरीके से रहते हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कहेगी नहीं, उसके बाद हम एम्फीबिया की तरीके से हो जाते हैं, फ्रॉग की तरीके से, उसके बाद रेप्टाइल्स की। एडल्ट रेप्टाइल बोल रहे हैं, एडल्ट हमारा एम्ब्रियो रेप्टाइल जो एडल्ट होता है उसकी तरीके से दिखता है। अगर डायग्राम बुक में बना है कि नहीं बना है, ये देखिए, ये डायग्राम कहीं नहीं दिया, कहीं ये डायग्राम दिया हुआ था और देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको खोज के लाऊं कहाँ है। तो ये लाइन इन्होंने गलत बोला, यहां तक सही था। और एक साइंटिस्ट आए, वॉन बियर, ठीक है, वॉन बियर, इन्होंने पहले इनका समस्या लिख लीजिए, इन्होंने एक पॉइंट गलत बोल दिया था। इन्होंने बोला था कि अर्ली एम्ब्रियो, एक लाइन तो सही थी यहां तक, अर्ली एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट्स, जितने वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, उनके अर्ली एम्ब्रियो रिजेंबल करते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। रिजेंबल मतलब सेम, मैच करते हैं। आल्सो टू एडल्ट ऑफ एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के एडल्ट से भी मैच करता है, ऑफ एंसेस्टर। मतलब चाहे हम लोग हैं, हम लोगों के अर्ली एम्ब्रियो अपने पूर्वजों के एम्ब्रियो से मैच कर रहे हो, ठीक है, वो तो कि हमारा एम्ब्रियो मछली के तरीके से, लेकिन हम लोग कुछ समय बाद कैसे हो जाते हैं, एम्फीबिया के एडल्ट की तरीके से हो जाते हैं। ये गलत बोल दी थी लाइन। इसका इन्होंने, ये एक साइंटिस्ट थे वॉन बियर, ठीक है, वॉन बियर ने रिजेक्ट किया इनकी थ्योरी को, ठीक है। हाँ बोलेंगे, रिजेक्ट किया थ्योरी ऑफ हैकेल की थ्योरी को। एक लाइन उन्होंने लास्ट में जोड़ दी थी, उन्होंने कहा था आपकी बात इतनी सही है, लेकिन ये नहीं होता है कि हम लोग अपनी एम्ब्रियोनिक लाइफ में अपने एंसेस्टर की एडल्ट हिस्ट्री को रिपीट नहीं करते हैं।
हमें एडल्ट वाले की कहानी नहीं आती है। हम लोग केवल अपने मछली तक ही सीमित रहते हैं, हमारे एम्ब्रियो मछली की तरीके से है। ये नहीं कि उसके बाद हम लोग जो है वो एम्फीबिया का एडल्ट बन गए, जैसे एम्फीबिया का एडल्ट दिखता है, रेप्टिलिया का एडल्ट दिखता है, उस तरीके से हम लोग नहीं बनते हैं। वो एक लाइन आप उसमें खोजिएगा, मिलेगा, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको खोलेंगे ना जहां एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया हुआ है, फिर आप पढ़िएगा तो उसमें वो लाइन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं कल आपको बता दूंगा खोज करके। और कल इसका पूरा क्वेश्चन करके आइएगा, समझ में आ रहा है। अब पढ़ के आइए। जो कहते हैं एवोल्यूशन बहुत कठिन है ना, तो आप कल देखिएगा कि कितना कठिन है। ठीक, जो डाटा बेस क्वेश्चन है वो आपको रटना है। जितना डाटा दिया है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी चीजें तो उसमें से हम सब करा देंगे। कल पढ़ के आइएगा उसको। परसों आप क्लास रहेगी, कल तो नहीं है, परसों ठीक है। 2 बजे से हमारी क्लास ऑफ कर दीजिएगा। सर देख लीजिए, भर लीजिएगा।